नमस्ते। तो अभी हमारा आखिरी चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो ये एक ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स मान सकते हो या ग्रुप ऑफ टॉपिक्स मिला के मॉडर्न फिजिक्स बना हुआ है। ठीक है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड एवरीथिंग जो कि नाम से हमें लगता है कि बाकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बाद जो भी हुआ वो सब हम इसमें पढ़ लेंगे, बट नहीं। ठीक है, बस एक बेसिक आइडिया, ये मान लो एक छोटा सा आपने ब्रिज बनाया हुआ है बिटवीन द क्लासिकल मैकेनिक्स टू द क्वांटम। ओके, बट डोंट थिंक कि आप क्वांटम समझने लगेंगे इसे पढ़ने के बाद। ओके, बट हाँ, you will able to find out few differences in our general approaches in Newtonian mechanics and the point of view here. Okay, अब इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमें कुछ इन्हें आप एज ए चैप्टर्स, जैसे एनसीईआरटी ने चैप्टर्स में बांट के रखा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स को। अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला चैप्टर है डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिर एटम है। तो मैं इसे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा था, तो आई विल बी फॉलोइंग दिस। फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ने वाले होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना सेंटर कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे, बट इससे मिलते जुलते बातें जैसे कि प्लैंक्स थ्योरी हम इसी में पढ़ लेंगे जितना हमें पढ़ना है। ठीक है, मीन्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज क्वांटा ऑफ लाइट या क्वांटम ऑफ लाइट, जिसे फोटोन नाम दिया गया। ओके, फिर यहीं पे हम बात कर रहे होंगे आइंस्टाइंस थ्योरी, या ये भी बोल सकते हैं आप आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, विच इज एन इक्वेशन जिसकी हम इसके अंदर ही बात करेंगे। और इसी में हम पढ़ रहे होंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर और मैटर वेव्स। तो बेसिकली इट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बैक टू बैक नोबेल प्राइजेस मिले हैं इनमें, आपको 1900 के बाद देखेंगे आइंस्टाइन को भी मिला है, डी ब्रॉगली को भी मिला है। ठीक है, और मिलिकन का नाम आपने सुना होगा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो ही वाज सक्सेसफुली एबल टू कैलकुलेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज। सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे अपन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे। तो ये सारी कहानी हमको किसके अंडर पढ़नी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है आपका एटम। ओके, सो एटम के अंदर वी विल बी डीलिंग विथ बेसिक मॉडल्स जिसमें कि आपका थॉमसन मॉडल आता है पहला। आप लोग केमिस्ट्री में ये सब सुने ही होंगे, तो अपन जल्दी से 10-15 मिनट में ये सब कहानी खत्म करेंगे कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल क्या थे, उनके फेल्यूअर्स क्या थे। ठीक है, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, दोनों बातें। फिर हम देखेंगे बोर्स मॉडल, इसे अपन इन डिटेल समझेंगे। ओके, और हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे कि आप हीलियम प्लस, वो भी हाइड्रोजन लाइक एटम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोर मॉडल की बात कर रहे होंगे, एंड यहाँ पे अपन कोलिजन की भी बात करेंगे, लाइक व्हेन इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन्स या एटॉमिक कोलिजन्स यू कैन जस्ट राइट, and how they are different from regular classical collisions. So we'll talk about this thing. So in atom we'll be dealing with these things. उसके बाद तीसरा जो पार्ट हमें पढ़ना है वो है एक्सरे। तो एक्सरे में और कुछ नहीं है, आपको
एक्सरे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, ये दो बातें पढ़नी है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, उसका नाम है आपका, नाम भूल रहा हूं मैं, आप केमिस्ट्री में देख लेना, मैंडलीव्स प्रोबेबली, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे हम बोलते हैं, तो इस वो कैसे आई है उसके बारे में भी अपन एक्सरे में बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और फोर्थ विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में बात करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की, जिसने पहली बार बताया था कि न्यूक्लियस, या जो न्यूक्लियस टर्म है वो भी रदरफोर्ड मॉडल से ही निकल के आया था। फिर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, क्या सारे एटम्स के न्यूक्लियस में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। और फिर अनस्टेबल में भी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो अनस्टेबल हैं उनके साथ क्या होता है, तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस दिखाते हैं, जैसे अपन रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। सो इन न्यूक्लियस विल बी डीलिंग विद द बेसिक्स रिलेटेड टू द न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। सो ये चार मेजर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सो वन बाय वन वील टेक, फर्स्ट वील टॉक अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक, देन एटम, एक्सरेज, and then nucleus. Okay, well, so आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ऑलराइट, सो हेडिंग बना लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई भी मेरे पास अगर मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है और उससे हम एनर्जी प्रोवाइड करें बाय डिफरेंट वेज, है ना, जैसे कि मैं इसे हीट करूं, या फिर मैं इसे लाइट में एक्सपोज कर दूं, ठीक है, या फिर इसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो इन सब वजह से इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मटेरियल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से करा सकते हो आप, बेसिकली आप कोई भी ऐसा तरीका जिससे इस मेटल को क्या दी जा सकती हो, एनर्जी दी जा सकती हो, ठीक है। तो ये समझिए कि यहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द मेटल, इट इज ए कंडक्टर और मेटल यू कैन कंसीडर, और ये अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको फ्री बोलते हैं। यस, ये इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते अपने न्यूक्लियस से, बट वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ओके। पर इनको बाहर लाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत तो पड़ती ही समझ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो अपने घर वालों के साथ रहता है, पर उसे घर वालों से ज्यादा मोह नहीं होता उस टाइम पे, है ना। अगर उसे चॉकलेट पसंद है और आप जाओ और उसे चॉकलेट देने का लालच दे दो, तो शायद वो घर से बाहर निकल आए और आप उसे किडनैप कर सकते हैं। समझ में आ रही, करना नहीं है ऐसा। सो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी उस छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं, ओके, कि एक मिनिमम बॉन्डिंग एनर्जी प्रोसेस करते हैं वो, ओके, उतनी एनर्जी आप इसे दे देंगे तो ये बाहर निकल सकता है। तो जो मिनिमम एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगती है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो ये पहला टर्म है जिसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, वर्क फंक्शन, सिंबल है फाई। तो इसके बारे में लिख लीजिए कि ये वर्क फंक्शन क्या होता है। लिखिए, मिनिमम एनर्जी needed minimum energy needed for an electron ब्रैकेट में लिख सकते हो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी हमें,
ठीक है, which needs to be given to an electron. Okay, so minimum energy needed to an electron to come out from the surface of metal is called work function, and नीचे लिख लीजिए it depends on properties of metal and the nature of surface. Work function depends on properties of metal and nature of surface. जैसे तो इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी भी फॉलो करनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि आपको इसमें पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में 3 चैप्टर दे रखे हैं। पहला है चैप्टर नंबर 11, ठीक है, एंड दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। दूसरा चैप्टर नंबर 12 एटम्स एंड चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस। सो आपको पैरेलली या फिर बिफोर एंड भी कर सकते हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप बैठ के इनकी रीडिंग कर सकते हैं, सो दैट यू विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ दीज थिंग्स। तो डिफरेंट मेटल्स के वर्क फंक्शन आपको दिए गए हैं इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11, ठीक है, कि कौन से मेटल को कितना वर्क फंक्शन है, मतलब उसके एक इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए। तो एग्जांपल में आप लिख लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम अमंग मेटल्स में आपको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो लिखिए वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज हाईएस्ट, और कितना है ये 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेटिनम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सभी लोग फेमिलियर है, पहले भी अपन यूज कर चुके हैं, तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के बाद गेन करता है। यस, अगर उसे रेस्ट से रिलीज कर दूं मैं और 1 वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, तो वो जितनी एनर्जी गेन कर लेगा बाय एक्सेलरेटिंग थ्रू 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये यहाँ पे इन दिस एंटायर मॉडर्न फिजिक्स we'll be dealing with these subatomic particles like electron, neutron and proton, and इनकी जो एनर्जी है वो किस में आने वाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के केस में एनर्जीज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आनी चालू हो जाएगी, ठीक है, पर we'll use this unit very frequently। तो आप पेज के ऊपर लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। So it's a very very small unit. Sometimes you need to convert it into SI. So इसे आप ध्यान रखिएगा। So this is the work function of platinum, और सबसे कम होता है सीजियम का वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। तो वो लिख लीजिए, वो आता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी मेटल्स के आप एक नाम के लिए पढ़ सकते हैं, रटना आपको कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप सीटी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यूज भी वो पूछ लेता है। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन पहली कहानी आपको समझ में आ गई है। चलिए वापस लौटते हैं। तो बहुत सारी कहानियां बताने वाला हूं मैं आपको यहाँ से, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा समझने की। इलेक्ट्रॉन कब कैसे ये टर्म आया था, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जे थॉमसन, यस, उनका एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे से रिलेटेड। हमें नहीं पढ़ना है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने ये बताया था कि हर एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि बाहर आ सकते हैं फर्स्ट टाइम ही। और उन्होंने एक मॉडल भी दिया था कि वो तरबूज के बीज के जैसे होते हैं, है ना, पर वो गलत हो गया था। खैर, तो इलेक्ट्रॉन टर्म थॉमसन ने दिया नियर अबाउट 18, इफ आई चेक किया, आप एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं, मैं इसलिए आज एनसीईआरटी लेके भी आया हूं। तो थॉमसन ने ये दिया था 1870 में, 1870 में ये एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे का।
कैथोड रे आर नथिंग बट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही कैथोड रे है, ठीक है। बाय द वे, तो मैं बात कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू लाइट, फोटो नाम आया है लाइट के क्वांटम नेचर या पार्टिकल नेचर से, फोटोन हम उस पार्टिकल को बोलते हैं। तो फोटोन मतलब हो गया आपका ये लाइट से लिंक्ड पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन से लिंक्ड हो गया, एंड इफेक्ट वहां से नाम डिराइव हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि किसी भी मेटल को जब मैं लाइट में एक्सपोज करता हूं, वो लाइट विजिबल भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, एक्सरे भी हो सकती है, डिफरेंट रेडिएशंस हो सकती है। लाइट तो आपको पता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यू आर फेमिलियर विद दिस, कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ठीक है। तो हमने उसे लाइट में रख दिया, और अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक रही, है ना, तो उस मेटल से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगता है। अब ऐसा तो कब से हो रहा होगा? जब से ये दुनिया बनी होगी, है ना। हाँ, थॉमसन ने बता दिया था कि भाई हर मटेरियल के अंदर एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले तो पता नहीं था ना। अब आज भी आपके सामने धूप में आप कितनी मेटल बॉडीज धूप में पड़ी रहती हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहते हैं, क्या हमको दिखते हैं क्या वो? नहीं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड्स थे जिनसे ये पता किया गया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इसीलिए तो इन लोगों को क्या मिला था फिर, नोबेल प्राइज, कि दे कंफर्म्ड बाय देयर एक्सपेरिमेंट्स, ओके। बट हमें उनके डिटेल्ड रिसर्च पेपर्स में नहीं जाना है, उनके कंक्लूजन्स के ही हमें समझना है अपने लेवल पे। ऑलराइट, वेल, तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप 2 लाइन लिख लें यहां पे, लिखे। व्हेन लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। व्हेन लाइट ऑफ, that is electromagnetic radiation of suitable frequency, suitable frequency। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला तो भूलना नहीं है कभी, C इक्वल टू एफ लैम्डा। तो मैंने अगर बोल दिया सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया? वेवलेंथ, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एयर में एक ही स्पीड से चलती है, और हम एयर की ही बात कर रहे हैं। मीडियम चेंज कर दिया तो बात और हो जाती है कि फिर अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग स्पीड से चलने लगते हैं, बट फ्रीक्वेंसी फिर भी चेंज नहीं होती है गिवन वेवलेंथ की, मीडियम चेंज होने से। यस, बढ़िया। तो मैंने लिखवाया आपको, व्हेन लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी incidents on a metal, incidents on a metallic plate or metal, then electrons are emitted, and these electrons are called photoelectrons। फोटो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लाइट की वजह से बाहर आ रहा है। इनमें और बाकी इलेक्ट्रॉन्स में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स, भले वो किसी के भी हो, ठीक है। इसीलिए तो ये इतनी बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है कि आपने यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया। नॉट ओनली द अर्थ, यू आर सेइंग कि यूनिवर्स का हर सब्सटेंस एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन रखता है। इससे क्या पता चलता है कि हर चीज कहीं ना कहीं एक ही चीज से निकल के आ रही है, ओके। तो इसके बड़े लंबे कॉन्सिक्वेंसेस हैं छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के, जो इन साइंटिस्ट ने बताए थे, ओके। तो हमने क्या लिख लिया? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी मैंने आपको जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया था, याद है? तो मैंने बताया थर्मो आयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था। तो गर्म करके इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा? थर्मो आयनिक एमिशन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या कहलाएगा? फील्ड एमिशन, एंड दिस इज पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। अच्छा ये बताओ, तो ये मेटेलिक प्लेट कैसे चार्ज हो जाएगी? मेटेलिक प्लेट कैसे चार्ज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन चले गए ना उसके, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, या एक टाइम के बाद ओवरऑल फिर ये काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेगा ना फिर से, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है मेटल, ओके। खैर, ये सब आगे अपन बात करेंगे। वेल, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक प्लेट बिकम्स
positively charged. Metallic plate becomes positively charged. Okay. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे किस किसने कब कब काम किया है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहले सबसे पहले बात की थी हर्ट्ज, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ना, हम यूज करते हैं हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलो मैं टाइमलाइन आपको बता दे रहा हूं कि हर्ट्ज ने किस किस ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की है। तो पहले साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, ठीक है, और इन्होंने बताया था 1887 में। ओके, बट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था, आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो उससे रिलेटेड, कि लाइट की वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट उन्होंने फॉल कराया था मेटेलिक प्लेट पर, और वहां से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे थे। उस समय इलेक्ट्रॉन भी अंडर रिसर्च ही चल रहा था। थॉमसन का जो 1870 में उन्होंने थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, बट 1897 में उन्होंने कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता है। उससे पहले की बात है 1887। ओके, तो आप ये और पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में।